दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों चीन के साथ व्यापार पर प्रतिबंध भारतीय सरकार के द्वारा क्यों नहीं लगाया जा रहा है। आपको पता होगा, गलवान घाटी में जिसमें हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हो गए थे और उसके बाद आम जनता के द्वारा बार बार ये आह्वान किया जा रहा है कि बाइकआउट चाइनीज गुड्स, यानी चीनी सामान का बहिष्कार करो, उसके व्यापार पर प्रतिबंध लगाओ। लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तथ्य जिन्हें हमें जानना चाहिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते, ताकि हम आगे की रणनीति बना सके अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की। और आगे की रणनीति हमारी ये हो सकती है कि कैसे हम चीन के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाकर अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ आज तथ्य जानेंगे जिसके आधार पर हम पता लगाएंगे कि आखिर क्यों चीन के साथ व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि ये एडिटोरियल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, वाई चाइना ट्रेड बैन इज़ बैड आइडिया। इसका मतलब ये मेरे खुद के अपने विचार नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस में जो एडिटोरियल में लिखा हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे इससे फ़ायदा हमें दो तरह से होगा। एक तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा ही होगा, एक दूसरा हमें ये होगा कि हम आगे की रणनीति तय कर पाएंगे हमारे देश की, और हम एज ए नागरिक, एज ए सिटीज़न हम क्या कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं, वो हमें फ़ायदा मिलेगा। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला कारण कि आखिर क्यों चाइना पर व्यापार प्रतिबंध भारत सरकार के द्वारा क्यों नहीं लगाया जा रहा है। आम जनता में अक्सर ये भाव होता है कि व्यापार घाटा हमारा चाइना के साथ में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये एक बुरा विचार है। लेकिन ध्यान रखना कि अर्थशास्त्र में, यानी अर्थशास्त्रियों के द्वारा इसको एक बुरा विचार नहीं मानते। यानी अर्थशास्त्र में मानते कि व्यापार घाटा एक बुरा विचार नहीं है। अर्थशास्त्र की परिभाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो व्यापार घाटा या अधिशेष, यानी ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस को केवल एक लेखा अभ्यास मानते हैं। यानी केवल ये कागज में लिखा हुआ एक रिटन एक्सरसाइज है बस, और कुछ नहीं। और किसी भी देश के विरुद्ध अगर व्यापार घाटा होने से घरेलू अर्थव्यवस्था कमज़ोर या बदतर नहीं हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र की परिभाषा में अगर बात करें तो व्यापार घाटा को ये एक केवल लेखा अभ्यास मानते हैं। और अगर भारत का व्यापार घाटा चीन के साथ में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था कमज़ोर है या फिर वो बदतर स्थिति में है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। भारत का व्यापार अगर हम शीर्ष 25 देशों के साथ में एनालिसिस करें तो शीर्ष 25 देशों के साथ में अमेरिका, इंग्लैंड और नीदरलैंड के साथ में व्यापार की स्थिति में हम सरप्लस में हैं। यानी यहाँ पर हमारा व्यापार घाटा नहीं है बल्कि व्यापार अधिशेष है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था इन तीनों में से किसी से भी मजबूत है या बेहतर है। तो एक बात जो आपके मन में ये रहता है कि ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस से किसी भी अर्थव्यवस्था की मजबूत या कमज़ोर स्थिति पता चलती है, यह नहीं है। इसको हमने देखा कि अमेरिका, इंग्लैंड और नीदरलैंड की जो इकोनॉमी हमसे बहुत आगे है, लेकिन व्यापार की अगर बात करें तो हम व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस में है। अब मैं बात करता हूँ 22 देशों की जिनके साथ में हमारी स्थिति क्या है, व्यापार घाटे की, और उसमें एक चीन भी है। इन 22 देशों में फ्रांस, जर्मनी, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, कतर, रूस, दक्षिणी कोरिया, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया इत्यादि देश शामिल है। लेकिन इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था इन देशों से बहुत ही खराब है या बदतर स्थिति में है। यानी ऐसा नहीं कि दक्षिणी अफ्रीका, नाइजीरिया, इन ऐसे देशों के साथ में हमारी तुलना करें तो हमारी इकोनॉमी उनके कंपटीशन में है। चाइना के साथ में भी हम कॉम्पीट कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन इसका मतलब कुल मिलाकर के यही हुआ कि ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट से हम किसी भी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर या बदतर नहीं मान सकते। ये हुआ पहला कारण। अब हम देखते हैं दूसरा कारण। ये सभी कारण हमें बताएंगे कि आखिर भारतीय सरकार के द्वारा चीन के व्यापार घाटे को ध्यान में न रखते हुए उनके व्यापार पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है। अब दूसरा हम देखते हैं कि भारतीय गरीबों को इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। यानी ये सभी विचार इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के हिसाब से, इसमें मेरे विचार नहीं है, तो ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें देशभक्ति का मुद्दा भी इन्वॉल्व है, इसलिए ये क्लियर होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट ये कि भारतीय गरीबों को सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान होगा। कैसे होगा? क्योंकि आपको पता है कि सबसे जो गरीब उपभोक्ता होते हैं
वो सबसे अधिक मूल्य संवेदनशील होते हैं, प्राइस सेंसिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? गरीब उपभोक्ता। जैसे मान लो कि अगर चाइना से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम बंद कर दें, चाहे वो मोबाइल से ले की जो बेसिक अभी आवश्यकता हमारी बन चुकी है, मोबाइल से लेकर के एसी हो, तो उनसे मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग तो महंगी वस्तुएं खरीद लेगा, उनको कोई ज़्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जो गरीब उपभोक्ता है, जो चाइना के प्रोडक्ट से अपने जीवन के कई बेसिक जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा कर पा रहा है, तो उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। वो क्या करेगा? महंगी वस्तुएं खरीद नहीं पाएगा और वो मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग की तुलना में अन्य कई आवश्यकताओं से त्याग करनी पड़ेगी। तो दूसरा कारण हमने देखा कि भारतीय गरीबों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। सबसे पहले हमने देखा गरीब उपभोक्ता के तौर पर जो व्यक्ति है उनको। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे विक्रेता होते हैं जिनको भारतीय खुदरा गरीब विक्रेता के तौर पर अगर हम माने तो उन पर भी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। खुदरा विक्रेता या जो फुटकर वाले, आपने सुना होगा, जो छोटे छोटे डील करते हैं, ज़्यादा बड़ी डील नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि बड़ी कंपनी हो, बल्कि छोटे छोटे माल को इधर उधर करना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना अपने छोटे क्षेत्रों में, तो उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। भारतीय में चीनी प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो रिटेलर होते हैं वो करते हैं, और उन रिटेलर में बहुत तबका ऐसा जो गरीब है। अगर चाइना के माल को हमने बैन कर दिया तो उन गरीब भारतीय खुदरा विक्रेता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो हमने देखा कि गरीब में दो ऐसे तबके हमने देखे जिन पर प्रभाव पड़ने वाला है। एक तो गरीब उपभोक्ता जो मूल्य संवेदनशील होता है, और दूसरा गरीब भारतीय खुदरा विक्रेता। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरा कारण है कि चीनी आयात का एक बड़ा हिस्सा मध्यवर्ती माल के रूप में होता है। मध्यवर्ती माल उसे कहते हैं कि भारत में किसी भी वस्तु का हम प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन करने के दौरान हम जिन जिन कच्चे माल का या जिन जिन सोर्सेज का यूज़ लेते हैं, जिन जिन गुड्स का यूज़ लेते हैं, वो सभी मध्यवर्ती माल के रूप में आ जाता है। जैसे मान लो भारत में कोई मोबाइल का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस मोबाइल में जो छोटी छोटी चिप होती है या फिर कोई इलेक्ट्रिकल मशीनरी यूज़ करते हैं, तो इस तरह के जो भी छोटे छोटे उसके कंपोनेंट है वो सभी क्या आ जाएंगे? मध्यवर्ती माल के रूप में। यानी एक तैयार माल को बनाने में जो जो गुड्स या जो जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं वो होता है मध्यवर्ती माल। तो चीन से जो हम आयात करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्यवर्ती माल के रूप में होता है। जैसे विद्युत मशीनरी, परमाणु रिएक्टर से संबंधित उपकरण, फर्टिलाइज़र, ऑप्टिकल और फोटोग्राफिक माप उपकरण, कार्बनिक रसायन इत्यादि। ऐसे सभी आयातों का उपयोग हम अंतिम माल का उत्पादन करने के लिए करते हैं। जैसे आप एक चार्ट है, ये इंडियन एक्सप्रेस में दिया हुआ था, वो देखते हैं। मोस्ट ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना आर इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है? मध्यवर्ती वस्तुएं। देखो यहाँ पर उन सभी इंटरमीडिएट गुड्स का नाम दिया हुआ, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड पार्ट्स। इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड पार्ट्स की अगर बात करें तो 29% ये अपना टोटल इंपोर्ट्स में हिस्सा रखते हैं, और 18 बिलियन डॉलर का इसमें हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड पार्ट्स का। इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बॉयलर्स, ये 21%, ऑर्गेनिक केमिकल 12%, फर्टिलाइजर्स 3%, एंड आयरन एंड स्टील 1.5%। तो आप देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट वस्तुओं का हम तकरीबन 42 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर हमें अंतिम माल बनाना है तो हमें चाइना से मध्यवर्ती माल मंगाना ही होगा। तो तीसरा पॉइंट हमारा होगा इंटरमीडिएट गुड्स का। देखते हैं चौथा कारण। अब कुछ लोगों में यह है कि क्या प्रतिबंध लगा दिया जाए तो चीन को नुकसान होगा। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम भारत इंपोर्ट करना बंद कर दें तो चीन की जो इकोनॉमी है वो डाउन हो जाएगी या फिर चीन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन ये बात सोचने से पहले हमें कुछ तथ्यों को जान लेना ज़रूरी होता है। जैसे एक तथ्य पर बात करता हूँ मैं, कि भारत का जो कुल एक्सपोर्ट है उसमें चीन को निर्यात का हिस्सा है 5%। यानी कुल मिलाकर अगर भारत से 100% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें 5% गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। लेकिन अगर चीन की बात करें तो चीन का जो कुल निर्यात है उसमें भारत को वो निर्यात करता है केवल 3% का। तो अब देखो, अगर हम यहाँ पर बैन लगा देते हैं चाइनीज़ गुड्स का तो स्वाभाविक है चीन तो ऐसा है नहीं कि वो भारतीय गुड्स को इंपोर्ट करेगा, वो भी बैन लगाएगा। तो कुल मिला के
व्यापार दोनों तरफ से प्रतिबंधित हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आप देखो, भारत अपने 100% में से 5% चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है, और वही चाइना अपने कुल एक्सपोर्ट में से 3% का एक्सपोर्ट भारत को कर रहा है। तो आप देखो इसमें नुकसान किसको हो रहा है, सीधा सीधा 2% का नुकसान भारत को है। अब हम देखते हैं दूसरा तथ्य है, भारत के कुल आयात में से चीन के आयात का हिस्सा 14% है। देखो इसमें हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें से 14% हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसको, इस तथ्य को देखकर लगता होगा कि अगर हम बंद कर दें तो चाइना की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो 14% है उनमें हम किसका इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात हम कर रहे हैं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं हमने बता दी अभी क्या है, देखो $62 बिलियन के इंपोर्ट में से $42 बिलियन का इंपोर्ट इंटरमीडिएट गुड्स से है। बचे कितने, $20 बिलियन। तो $20 बिलियन अगर बंद भी कर दे तो चाइना पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब हम जानते हैं एक तथ्य और, चीन के कुल आयात में भारत से आयात का हिस्सा 0.9% है। यानी चीन के पास में जो कुल इंपोर्ट होता है उसमें भारत से आयात का हिस्सा कितना है, केवल 0.9% है। यानी हम तो इंटरमीडिएट गुड्स चीन से ले रहे हैं, लेकिन चीन को हम बदले में जो गुड्स दे रहे हैं उसमें चाइना को प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि लाभ हो रहा है, वो केवल 0.9% ही भारत के इंपोर्ट पर डिपेंड है। यानी अगर बीच में अगर एक लाइन आ जाती है, एक लाइन ड्रॉ कर देते हम चाइना और भारत के साथ में कि व्यापार आज से बंद है, तो सबसे बड़ा नुकसान तो हमें ये होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स मिलना हमें बंद, यानी कुल मिला के भारत में प्रोडक्शन होगा कम। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में क्योंकि भारत उसको कोई इंटरमीडिएट गुड्स दे ही नहीं रहा है, भारत उसको केवल 0.9% ही एक्सपोर्ट कर पा रहा है। एक तथ्य और जान लेते हैं हम कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला में चीन की केंद्रीयता, यानी ग्लोबल वैल्यू चेन उसे कहते हैं कि पूरा विश्व एक ऐसी चेन से जुड़ा हुआ है जिसके तहत एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक देश ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ग्लोबल वैल्यू चेन में चीन मुख्य रूप से केंद्रित हो गया। यानी हम पता नहीं लगा सकते कि चीन का माल कौन से देश से एक्सपोर्ट होकर हमें आ रहा है। मतलब जो ग्लोबल वैल्यू चेन बन चुकी है उस पूरी वैल्यू चेन में चीन की सुप्रीमेसी दिखाई देती है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो कि हम एप्पल का कोई मोबाइल ख़रीदते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि उस एप्पल के मोबाइल के अंदर जो छोटी छोटी चिप होती है या फिर उसका मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है, तो वो क्या पता चीन में हो। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो तैयार माल है वो चीन से आ रहा है हम उस पर बैन लगा देंगे। एक तथ्य ये भी है कि जो अन्य देशों से आता, चाहे वो यूरोपीय कंट्री है चाहे वो यूएसए की कंट्री है, जैसे मैंने आपको बताया कि एप्पल का मोबाइल जो ही यूएसए की ब्रांड है, लेकिन उसका मैन्युफैक्चर हब अगर चाइना है, तो फिर उस पर भी हमें सोचना चाहिए कि उन प्रोडक्ट्स का क्या करें जिसमें चीन इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हमने कुछ तथ्य और जाने। अब जानते हैं कि अंतिम तथ्य, भारतीय नीतिगत विश्वसनीयता को खो देगा। यानी इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी पॉलिसी वैश्विक स्तर पर फिक्स की गई है जिसके तहत कहा जाता है कि सभी देश अपने अपने स्तर पर व्यापार की नीतियाँ अपनाएंगे। अगर भारत चाइना पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देता है तो भारत में वो नीतिगत विश्वसनीयता को खो देगा। यानी अन्य देश भी भारत पर भरोसा नहीं जता सकेंगे और वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि अभी चीन को हमने प्रतिबंधित कर दिया, उसके बाद मान लो यूरोपीय कंट्रीज़ अगर डेवलप हो गई और चीन की स्थिति सेम यूरोपीय देशों के साथ में हमारी बन जाती है, तो यूरोप के लोग पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचेंगे कि अगर भारत चीन के साथ ऐसा कर सकता है तो कल हमारे साथ भी ऐसा कर सकेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। इसके साथ साथ एक तथ्य ये भी है कि विश्व व्यापार संगठन का नाम आपने सुना होगा, यह वैश्विक स्तर पर व्यापार से संबंधित नियमों की निगरानी करता है। इसके नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन होगा भारत के द्वारा। और अन्य जो भी अभी हमने देखा कि एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020, उसमें देखा गया था कि भारत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने में लगातार ग्रोथ कर रहा है, तो वो ग्रोथ रुक जाएगी और उससे अल्टीमेट क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हमने ऐसे 5 कारण देखे जिससे हम ये जान पाए कि क्यों भारत चीन के साथ में व्यापार को प्रतिबंधित नहीं कर पा रहा है। अब ये सभी कारण जानने हमारे लिए ज़रूरी इसलिए थे कि हम आगे की रणनीति बना सके कि आखिर आगे की रणनीति हमारे देश के लिए ऐसी क्या बनाए जिससे कि ये सभी कारण धराशायी हो सके और हम चीन पर जो निर्भरता है उसको कम कर सके। तो इस रणनीति का सबसे पहला हिस्सा ये होगा कि हमारे देश को हमें आत्मनिर्भर बनाना होगा। आत्मनिर्भर हमने आज़ादी के बाद
कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्नों में भी बनाया था। आपको पता होगा कि हम पहले अमेरिका के ऊपर डिपेंड थे। जैसे PL 480 नाम का जो अनाज है वो हम अमेरिका से मंगाते थे, लेकिन जब जब हमारे साथ हमने जैसे परमाणु विस्फोट किया और उससे पहले हमने पाकिस्तान के साथ में वॉर हुआ, तो उस समय अमेरिका हर बार डराता था कि हम खाद्यान्नों की जो एक्सपोर्ट है वो भारत को बंद कर देंगे। उसके बाद हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आई और हमने खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भरता प्राप्त की, और आज हम न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि हम बहुत बड़ा खाद्यान्नों का हिस्सा एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यही बात हमें उद्योग और विनिर्माण सेक्टर में भी करनी होगी। जैसे आज बॉर्डर पर गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, लेकिन हाँ, आम जनता जो कह रही कि चीन के साथ व्यापार प्रतिबंध कर दे, लेकिन भारत सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, तो उन्हीं को हमें देखना होगा कि हमें जैसे एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है, वैसे ही हम उद्योग और विनिर्माण के क्षेत्र में भी काम करते हुए आत्मनिर्भरता प्राप्त करें। और भारत देश ऐसा कर सकता है क्योंकि उसने इतिहास में ऐसा किया है। एक बात और समझने की आवश्यकता है कि समय की आवश्यकता है कि हमने सैन्य ताकत तो बहुत डेवलप कर ली है। सैन्य ताकत हमारे पास में इतनी है कि अगर आज वॉर होता है तो चाइना को हम आराम से टक्कर दे सकते हैं, चाहे वो परमाणु बम के संदर्भ में हो, चाहे वो हमारी वायुसेना हो, चाहे वो हमारी थल सेना हो, और चाहे हमारी वो नौसेना हो। हम सभी सेना हमारी इतनी ताकतवर है कि चाइना को हम कॉम्पीट कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ चाइना के पास में जो एक ऐसी ताकत है वो है आर्थिक ताकत। वो हमारे पास में उसकी तुलना में कम है। चाहे चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो, चाहे वो अन्य देशों पे कई सैन्य अड्डे बना रहा, और वो भी क्यों बना रहा, क्योंकि वो उनको लोन दे देता है और फिर उसके बाद वो लोन चुका नहीं पाते देश, और चाइना उनको अधीन कर लेता है। तो यही आर्थिक ताकत हमें भारत देश को में बनानी होगी। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने और आर्थिक ताकत भी बने। तो सबसे पहली बात, हमारे देश में संसाधन बहुत है। ऐसी बात नहीं कि हमारे देश में संसाधनों की कमी है, बस कमी है उनको सही तरीके से दोहन करने की। जैसे अगर हम बात करें भारत के भौगोलिक क्षेत्र पर, तो भारत का भौगोलिक क्षेत्र हिमालय से लेकर के तटीय राज्यों में इतना विविधता से परिपूर्ण है कि हमारे यहाँ पर्याप्त रूप से तो खनिज संसाधन है, पर्याप्त रूप से जल संसाधन है, पर्याप्त रूप से वन संसाधन है। इसी तरह से इनके साथ साथ हमारे पास में मानव संसाधन भी पर्याप्त है। बस जरूरी है उनका कुशलतापूर्वक उपयोग करने की। चाइना ने केवल कुछ नहीं किया, चाइना ने अपने संसाधनों का 1949 के बाद से कुशलतापूर्वक उपयोग कर लिया। तो यही हमें करना है। इन सभी से क्या होगा कि हम भारत को विनिर्माण हब के रूप में स्थापित कर देंगे। विनिर्माण हब के रूप में जैसे चाइना ने अपने आप को स्थापित किया है। विनिर्माण हब का मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब, उसका तात्पर्य ये होता है कि कोई भी गुड्स हम भारत में ही बनाए और उसके जो भी अंदर इंटरमीडिएट गुड्स है वो कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा इंपोर्ट करने की आवश्यकता ना हो। और हमारे देश की जनसंख्या इतनी है कि डिमांड की हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है कि भारत उन गुड्स को कहाँ पर बेचेगा। हमारी आम जनता डिमांड खूब रखती है, और अगर हम आम जनता को रियायती दरों पर अगर वस्तुएं उपलब्ध करवाए तो नो डाउट डिमांड और सप्लाई का भारत में एक अच्छा संतुलन देखा जा सकता है। एक इम्पोर्टेंट बात जैसे हमने अभी बात की थी कि भारत में संसाधनों की कमी नहीं है, उसी में मैंने आपको बताया था कि भारत में ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन भी बहुत ज़्यादा है। तो उसी ह्यूमन रिसोर्सेज को हमें स्किल से युक्त करना पड़ेगा, हमें उसमें कौशल का विकास करना होगा। कौशल का विकास करने से क्या होगा कि जो छोटे छोटे जो टेक्नीशियन या छोटे छोटे जो आईटीशियन होते हैं, उन सभी में अगर हमारे लोग स्किल से युक्त रहेंगे तो क्या करेंगे कि भारत में ही अच्छे अच्छे मोबाइल्स, अच्छे अच्छे गैजेट्स वो सभी विनिर्मित कर लेंगे, उन सभी का वो भारत में ही मैन्युफैक्चर कर लेंगे। तो इससे हम दूसरे से सस्ता माल इंपोर्ट नहीं करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात है कि भारत में अनुसंधान एवं नवाचार के अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए ताकि ब्रेन ड्रेन ना हो। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है कि भारत के कई अच्छे वैज्ञानिक, कई अच्छे स्कॉलर, रिसर्चर वो क्या होते हैं कि विदेश में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आरोप रहता है कि भारत में अनुसंधान और नवाचार के अनुकूल वातावरण नहीं है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर एक ऐसा वातावरण उन्हें देना होगा ताकि वो यहीं पे काम करे और अपनी कुशलता का परिचय यहीं पर दे। अंतिम बात कि वैश्विक स्तर पर किसी भी देश के साथ संबंध उसकी ताकत के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। यह हमें ध्यान रखना है कि ताकत अगर हमारे पास में है तो हमारे संबंध अच्छे बनेंगे, और अगर हमारे पास ताकत नहीं है तो फिर हमें किसी भी देश के पास हमेशा भीख ही मांगनी होगी। तो ये ध्यान रखना हमें इन बातों का, इन रणनीतियों का, इन सभी तथ्यों का।
एक अंतिम बात कि इन सभी तथ्यों से और इन सभी रणनीति से हम क्या समझे। देखो, हम अचानक तो चीनी उत्पादों को भारत से बाहर नहीं कर सकते, ये कड़वा सत्य है। कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें यह था कि तुरंत ही चाइना के साथ में व्यापार को बैन कर दिया जाए। उसमें कई पुतले भी फूके गए थे शी जिनपिंग के। लेकिन ये एक कड़वा सत्य है कि हम एक दिन में व्यापार पर बैन नहीं लगा सकते। हमें क्या करना है कि भारत के बाज़ार से उन्हें धीरे धीरे बाहर करना है। आकस्मिक या जल्दबाजी हमारे लिए ही घातक हो सकती है। हमें अगर अपने 20 सैनिकों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है तो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। तो दोस्तों, आज हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।